हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर पॉलिटी का है। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 16 है, 16 नंबर का है चैप्टर है न्यायपालिका, जुडिशरी से संबंधित है और चैप्टर नंबर 15 तक कर चुके। कैसे लग रहा है वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। जो लोग नए हैं इस पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियो में सभी प्रकार के सवाल, मतलब जितने भी कहीं भी एग्जाम आपके हुए, यूपीपीएससी, उत्तराखंड या ROA, जितने भी सभी जगह से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल पूछा गया है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय भाई साहब 1937 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में अक्टूबर 1937 में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। इससे प्रारंभिक अपील तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। ठीक है, इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश आपके थे ये सर मॉरिस गोयर थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। आर्टिकल 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कितनी हो जाती है? 33 + 1 संख्या हो जाती है। चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम 1993 को लाए? कब लाए? 1993, 1993 को लाए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपके कितने? 33 न्यायाधीश हैं वर्तमान में। ठीक है, वही आपसे पूछा गया इसमें। आगे बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? तो वृद्धि आपका भारत के जो संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। ये वाला उत्तर, क्योंकि संसद को ये अधिकार ये दिया गया, उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार संसद को ही दिया गया। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो भाई साहब पार्लियामेंट के पास में, मतलब आपका संसद के पास में है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वृद्धि करने की जो आपकी शक्ति वगैरह दी गई है वो संसद को ही दी गई है। और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 है। मुख्य न्यायाधीश आपका अगर जोड़ा जाए तो आपका 34 हो जाते हैं टोटल। अगला सवाल भाई साहब आपका पूछा गया, क्या पूछा गया? अगला सवाल पूछा गया है, एक मिनट थोड़ा सा कहाँ चला गया। हाँ, तो ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था और इसके बाद में आगे बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो ये देखो आपका सवाल पूछा गया और ये आपका कौन सा आर्टिकल पूछा जा रहा है, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 348 के तहत, 348 के तहत आपका क्या होगा? जो समस्त कार्रवाइयाँ होंगी अंग्रेजी भाषा में होंगी। अच्छा, अब तो यार इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 ए में यह विहित है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाती है। कौन सी होती है भाई? इंग्लिश होती है। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया आर्टिकल कौन सा? 348 ये कहता है, आर्टिकल 348 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 348 कहता है। अगला सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। कितना बार देखो पूछा गया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक माना जाता है। ठीक है, अंतिम व्याख्याता अगर पूछे कौन? सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक कौन संविधान का? तो आपका कौन हो जाएगा? अरे यार, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, यह कार्यपालिका या विधायिका द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके अंतर्गत संसद, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है उसे मतलब रद्द कर सकता है, अमान्य कर सकता है। न्यायालय उसे अमान्य कर सकता है।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे होता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय को होता है, मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो स्वतंत्रता के बाद, मतलब उद्घाटन तो 28 जनवरी 1950 को होता है। अगर बात करते हैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होता है? 1937 में होता है। 1935 के अधिनियम से होता है, नई दिल्ली में होता है। ग्वेयर करके जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे, वो ब्रिटिश मतलब राजा उस टाइम पे करता था पहले। अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो भाई साहब कहीं भी सब परिभाषित, मतलब ये लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर लाभ का पद का उल्लेख आर्टिकल 102(1) में हुआ है, किंतु लाभ के पद का किंतु लाभ का पद पदावली के संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ को न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न मामलों में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। लाभ का पद से संबंधित किसी सदस्य की निर्भरता का विनिश्चय अनुच्छेद 103 के तहत संसद के संबंध में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 192 के तहत राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल करता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? जस्ट अभी पढ़ा गया था, कौन करेगा? तो आपका लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो आपका राष्ट्रपति या एवं राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? तो आर्टिकल 138 के तहत कर सकती है। आर्टिकल, और अगर 123 की बात की जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? आपका यूएसए से लिया गया। 138 की बात करते हैं यहाँ पर, के आधार पर संसद संघ सूची के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 139 मतलब 139 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। संसद 140 अगर बोला जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुषांगिक शक्तियां दे सकती है जो न्यायालय की अधिकारिता व शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों। और 134 क्या कहता है? इसके तहत दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता समाहित है। और 143 143 क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति निहित होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपका संसद के द्वारा भाई साहब बढ़ाया जा सकता है। तो आपका क्या? संसद द्वारा विधि बनाकर, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। विधायी शक्तियों को कह रहा है कि विधायी शक्तियों को संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसका है? तो भाई साहब ये संसद का ही, पार्लियामेंट का है। भारत में न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। तो भारत में न्यायपालिका के बारे में कौन से आपके भाई साहब कथन सही है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पर कहाँ गया सवाल भाई? 1 मिनट। अरे भाई, ये था, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया भारत में न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत भारत में दोहरी न्यायपालिका व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नहीं है। सिंगल वाला है, एकल आपका जो है न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था सही है। अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, 1 2 3 भाई साहब तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 आपके तीनों सही हो जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा इसमें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्यायपालिका की भी स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय था, उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। अतः एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से गृहीत है। ठीक है भाई साहब। अगला सवाल पूछा गया, किस एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया कि भारत की नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी के मनमाना तथा अनुचित कार्रवाई के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जाएगा? तो आपका सामान्य हित बनाम भारत संघ के द्वारा, सी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि सामान्य हित बनाम भारत संघ के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया कि किसी एक नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी के मनमाना या अनुचित कार्रवाई के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, कौन-सा एक कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, सही है, गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सही है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सही है। और डी वाला कहता है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये वाला गलत हो जाता है। डी वाला भाई साहब गलत हो जाएगा, यही तो पूछा था नेगेटिव।
चलिए बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर, ओ भैया, सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 136 के 2 में उस संबंध में उपबंध किया गया है। ठीक है भाई साहब, किया गया तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। भारत में कौन से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का भाग है? प्रस्ताव लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा से कम 50 सदस्यों से के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है। सही है भाई। प्रस्ताव की स्पीकर या चेयरमैन द्वारा गठित 3 विधिवेत्ताओं की समिति द्वारा जांच किया जाता है। ये भी सही है, दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। फिर कह रहा है यदि 3 विधिवेत्ताओं की समिति अनुशंसा करती है तो न्यायाधीश स्पीकर या चेयरमैन द्वारा हटा दिया जाता है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल 124 के 4 के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध करता है। इसमें क्या है भाई, निष्कर्षण प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठित करती है गठित करता है। अच्छा, यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में क्या होता है, अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद की सिफारिश द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जस्ट अभी ऊपर की प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 124 के 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके इसके अगर बात की जाती है, इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युत का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन में उसकी पैरवी का पूरा अवसर दिया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका ये राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। अगर इसमें कंडीशन की बात की जाती है तो यहाँ पर आर्टिकल 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु अर्हताएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं, वह भारत का नागरिक हो, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में रह चुका हो और राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 146 वन के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन कौन उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पद त्याग करेंगे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद लिखकर पद त्याग करेंगे। ठीक है, ओके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश परामर्श के साथ की जाती है। ओके। उच्चतम न्यायालय हाँ। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से कौन-सा मानदंड आवश्यक नहीं है? तो कह रहा है कि यहाँ पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो। ठीक है, सही है। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष रहा हो। राष्ट्रपति की राय में लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ठीक है, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। डी वाला नहीं, ठीक है, डी वाला गलत है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसी अधिवक्ता को जिसने किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि किया हो, सही है, किया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कम से कम 3 वर्ष नहीं, यहाँ पर 5 वर्ष चलेगा, तो दूसरा वाला भाई साहब गलत है, ठीक है? दूसरा वाला गलत है। फिर कह रहा है कि 1 मिनट, क्या पूछा था इन्होंने? पूछा था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ये सही है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की राय कितनी उम्र कितनी होती है? 65 साल होती है और हाईकोर्ट का कितना? 62 साल होता है, ठीक है? अगला सवाल, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधिशास्त्री है, जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय में, किसमें? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है? विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधिशास्त्री है, जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग सकता है, पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर, तो आपका किससे? राष्ट्रपति को। बी वाला उत्तर सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा विनिश्चित करे। और यहाँ पर अगर बात की जाती है कि जब तक ऐसा विनिश्चय नहीं किया जाता है, तब तक दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम कौन सा होगा? तो ये भैया पूछा गया है, एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ठीक है? ये आप याद कर सकते हो, ठीक है? अगला सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी है कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय एवं अपनी पूर्व नियुक्ति से इतर उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय एवं अपनी पूर्व नियुक्ति से इतर उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल क्या है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों को निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, तो ये ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। तीसरी में बताया गया, अनुसूची 3 में बताया गया, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का प्रारूप 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीशों की आपका सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है। आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति न होने पर तदर्थ यानी एडॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आशय से उच्च न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला शर्त क्या होना चाहिए? उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा, जहाँ से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है, ठीक है? उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। तदर्थ न्यायाधीश को वे सभी अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, एडिशनल वाली नहीं, ठीक है? दूसरा वाला भाई साहब गलत है, ठीक है? पहला वाला सही है। अगला सवाल, आर्टिकल 127 के तहत अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 के तहत की जाती है? तो अगला सवाल, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई साहब विचार करते हैं। तो कह रहा है क्या? भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने एवं कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बुलाया जा सकता है, सही। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे उच्चतम न्यायालय? नहीं यार, ये थोड़ी ना उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, बाकी हाईकोर्ट को थोड़ी ना प्राप्त है। तो दूसरा वाला भाई साहब गलत है, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अधीन किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो अथवा जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो एवं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से आहृत हो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने एवं कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी जो मतलब हाईकोर्ट को भी दी गई, तो सलाहकारी शक्ति नहीं, ठीक है। न्यायालय के समक्ष लंबित किसी विवाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अच्छा, और वह कौन सी है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति। ये दोनों प्राप्त है। सी वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अगर वही आपका अभिलेख न्यायालय की बात आती है तो आपका आर्टिकल 129 आपका सुप्रीम कोर्ट का चलता है और आपका हाई कोर्ट का आर्टिकल 215, हाई कोर्ट का 215 अभिलेख न्यायालय के रूप में दोनों को शक्ति प्रदान की गई है। अगला बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया? अगला सवाल पूछा गया निम्नलिखित अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सी वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ अभी जस्ट ऊपर देखा गया था। इसका मतलब होता है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। वाह क्या बात है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? 143, ठीक है। तो 143 राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, सिर्फ सलाहकारी होता है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। पहला होता है सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। दूसरा होता है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर सलाह ले सकता है। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय को अपना मत देना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाहकारी होता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब वो कहेगा तभी, तो फालतू थोड़ी ना देगा, ठीक है। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह भाई साहब एक आपका सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ए वाला ही उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है, नहीं, ठीक है, गलत है। तो पहला वाला गलत हो गया। अच्छा भाई साहब, पहला वाला गलत हो गया। आगे बात करते हैं कि परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, सही है। परामर्शदात्री अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार का बाध्यकारी नहीं होता है, सही है ये भी। अगला पॉइंट कह रहा है उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं। तो इसमें सही उत्तर 2 और 3 वाला उत्तर सही हो जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से 143 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा निगेटिव है, ये पूछा जा रहा है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा, ये तो बात सही है। यहाँ पर कैसा निगेटिव पूछा जा रहा है, 1 मिनट। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, नहीं, गलत है, ठीक है। या अंतरराज्यीय विवादों में मूल तथा अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, हाँ रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है, सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, हाँ सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल है, कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में आता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण दोनों में आता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट न्यायालय दोनों में आता है।
भारत के संविधान के संदर्भ में विचार कीजिए। चलिए भाई साहब विचार करते हैं, विचार करते हैं। चलिए ठीक है, विचार करते हैं। कह रहा है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होती है। ये गलत है, ठीक है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये भी गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाँ, तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में यह स्पष्ट किया कि आधारभूत ढांचे को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल, कथनों पर विचार कीजिए। कौन से आपका एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारिता क्षेत्र रखता है, गलत है, ठीक है। या केवल मूल एवं अपीलीय अधिकार रखता है, गलत। या केवल परामर्शदात्री, गलत। या मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाती है आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। आर्टिकल 132 से 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकारिता है। सर्वोच्च संविधान ने उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है। आर्टिकल 143 में बोला गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री संबंधी ये जितनी भी आपका अधिकारिता दी गई है, भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। आरंभिक अधिकारिता आती है, अपीलीय अधिकारिता आती है, एडवाइजरी आती है, कॉलेजिएट अधिकारिता नहीं आती है, ठीक है। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले के निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति कौन सी होती है? तो ये कौन सी भाई साहब शक्ति होती है? तो ये शक्ति होती है आरंभिक अधिकारिता में ही आएगा, ठीक है। आरंभिक अधिकारिता में ही आएगा। आर्टिकल 131 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय अपने आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद या संघीय न्यायालय की तरह निर्णय लेता है, ठीक है। भारत सरकार व एक या अधिक राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए, तब एक और भारत सरकार और दूसरी ओर अन्य कोई राज्य हो, ठीक है, दो से अधिक राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए तो प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से आरंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, तो कौन आते हैं भाई? भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद आते हैं, ठीक है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि भारत सरकार या किसी संघ के राज्य के बीच विवाद होता है, तो ये आपका ये भी नहीं आता। किसी संघ राज्य क्षेत्र नहीं, यूटी का नहीं आता है। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये आता है। तो आपका 1 और 4 वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, ये तो समाविष्ट है। भारत सरकार तो भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच, ये गलत है, ठीक है। स्टेट के बीच, वही तो पूछा था निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला ये हो गया। और कौन सा है? और कह रहा है कि एक और भारत सरकार, दूसरी ओर अन्य राज्य था, दूसरी ओर एक और अधिक राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच, ये वाला सही है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है? विस्तार कहाँ तक है? तो भाई साहब ये विस्तार कहा जाता है कि भारत सरकार था एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद वाले में आपका ये होता है, प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर है 55 और 59 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? अपीलीय वाली अगर बात की जाती है तो ये आपका होता है सिविल, आपराधिक एवं संवैधानिक मुकदमों के अपीलों से संबंधित होता है। तो ये अभी जस्ट पढ़ा भी गया था। यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। उसे सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये जस्ट आपका कौन सा हो जाएगा? 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना, ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? एक आपका सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 132 के 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक तथा अन्य कार्यवाही
में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि वह उच्च न्यायालय 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है तो उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। अंतर्वलित है, वो शुद्ध हिंदी लिख रखा है इन्होंने। अगला सवाल पूछा गया है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं, इसके सिवाय इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, यानी जो जितने भी सभी विवाद होते हैं आपके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो आपका 90 दिन के भीतर आपका दायर कर सकता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन संसद द्वारा सन 2010 में किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है जो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इसकी प्रमुख बेंच नई दिल्ली में है, जबकि 4 क्षेत्रीय जैसे आपका पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल आपका 71 में बताया गया है और कहा जाता है इसमें 5 जजों की बेंच ही आपका निर्णय ले सकती है। तो यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और प्रभावी बने रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर उस पर साबित हो जाता तो जो काम कर चुका वो माने जाएंगे, वो रद्द नहीं किए जाएंगे। अगला सवाल आपका पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के बारे में आपके निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित है। यही आपका गलत हो जाता है। सलाहकारी अधिकारिता को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया है, सही है। और यदि राय मांगी जाती है तो उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर सकता है। हाँ, कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर है, सही है। ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 है। ठीक है, अनुच्छेद 215, यहाँ पे क्या था 144 कुछ लिखा था और अनुच्छेद 215 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 215 में 15 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में निहित है। ठीक है, उच्च न्यायालय में 215 और 129 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का बताया गया है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और यहाँ पर अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना वर्णित है और शीर्ष तो भी जस्ट पढ़ा गया, सही है। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई साहब विचार करते हैं। ठीक है, और जब विचार करते हैं तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा, पहला है कथन लिखा गया है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कर सकती है। ठीक है, गलत यहीं से हो गया, उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की, गलत है, संसद भाई कर सकती है। अगला दूसरा पॉइंट कहा गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, तो ये भी आपका गलत है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर बात किया जाता है कि संविधान के 138 अनुच्छेद 138 वन के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी
किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्ति होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, जबकि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि यानी हाई कोर्ट का भारत की संचित निधि से द्वारा होता है, और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय आपका राज्य की संचित निधि द्वारा होता है। यानी हाई कोर्ट का जो आपका प्रशासनिक व्यय होगा वो भाई साहब राज्य की संचित निधि से होगा, और आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक व्यय आपका भारत की संचित निधि से होगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका 5 हो सकती है। 5 हो सकती है, मिनिमम 5 हो सकती है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है भाई? अगर कोई भी किसी भी न्यायालय में चल रहा वाद है तो अन्यत्र न्यायालय भेज सकने का अधिकार होता है। यह उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मुकदमों को अपने पास भी मंगवा सकता है और उनका निपटारा करता है। उच्चतम न्यायालय अगला सवाल पूछा गया, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था? तो इसमें कौन सा हो जाता है? उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। तो ये ए वाला उत्तर यहाँ तक सही माना जाएगा। ठीक है, कौन सा है? उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में आर्टिकल 21A स्थापित किया गया। इसके अनुसार आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, राज्य कराएगा। ठीक है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो सकता है भाई? यदि वह क्या होगा भाई? विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो ये वाला उत्तर आपका सही माना जाएगा, दूसरा वाला उत्तर आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर अगर बात की जाती है तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार भाग 3 जो है भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार है, जिसे भाग 3 से हटा देने से यह मौलिक अधिकार नहीं रह जाएगा और यह एक वैधानिक अधिकार मात्र रह जाएगा। इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या शून्य करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य हो जाती है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो कर सकता है कि तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। किसके? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, भारतीय संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंधन अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ होता है भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। अच्छा, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। दूसरा वाला उत्तर सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिग्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन विहित की जाए, और तब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता जब तक ऐसी रीति से राष्ट्रपति द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के वाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वो किसके संबंध में है? तो विशाखा वाला आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या पूछा गया? ये आपका 1997 का मामला था। ठीक है, निर्भया कांड के बाद गठित जे.एस. वर्मा समिति ने यौन शोषण के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा कठोर कानून बनाने की सिफारिश की है। दिल्ली में ये कांड हुआ था। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण के अधिशासी अध्यक्ष हैं। ये गलत हो जाता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसरों के आधार पर निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना, ये सही है। यह पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतें स्थापित करता है, सही है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपका नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? 1987 के तहत किया गया। कौन सा है भाई? नालसा। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण दिशा निर्देश जारी करता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसरों के आधार पर निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवा प्रदान करना, विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए लोक अदालतें स्थापित करना, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। सेवानिवृत्त होगा भी है। ठीक है, भारतीय संविधान में दो उपबंध जो सर्वाधिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को स्पष्ट करते हैं वो कौन से हो जाते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आपका आर्टिकल 32 और आपका 226 है। इसमें क्या भाई? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 32 और आपका 226 बात करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बने कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करके यह पता करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, ठीक है, किसमें? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। इसके अनुसार किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन करे उसे अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को उन शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने की प्रक्रिया है जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं, सही है। ठीक है, अगला, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 13(2) में है। ठीक है, तो आपके ये दोनों सही हैं और सही से व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, इनमें से किन देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण के लिए अधिकार? तो भारत और यूएसए में। ठीक है, भारत और यूएसए के संविधान में ये आपका अधिकार दिया गया है। ये पूछा गया आपका क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वैश्व, इसका अर्थ अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, विधियों एवं कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है।
अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल आपका हो जाता है 137 के तहत। 137 के तहत 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुसार अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जस्ट अभी पढ़ा गया था, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन सा क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, गलत है भाई। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है 137 के तहत। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय, अरे नहीं, ठीक है, केवल विधि मंत्रालय, ये भी आपका गलत है। अगला सवाल आपका क्या पूछा गया है भाई साहब? अगला सवाल है, 1 मिनट, हाँ, कह रहा है कि आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा आविष्कृत है? तो ये आपका न्यायपालिका जुडिशरी के द्वारा, आपका जुडिशरी के द्वारा भाई साहब क्या है? जुडिशरी के द्वारा आविष्कृत है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। भारत के संविधान संशोधन की शक्ति सीमा की व्याख्या के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की का प्रतिपादन किया गया। इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का स्रोत सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के उपबंध में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, संसद है, परंतु ऐसा संशोधन संविधान के आधारिक संरचना को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। आधारिक संरचना की पहचान एवं व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर की जाएगी। कुछ आधारभूत तथ्यों की पहचान की गई है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, और क्या है? मौलिक अधिकार एवं नीति निषेध तत्वों के बीच विभाजन, शासन का गणतंत्रात्मक का व लोकतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वरूप, न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? या संसद के संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है, या जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, या संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो अब इसमें कौन सा आपका सही माना जाएगा? तो आपका सही माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वाला सही माना जाएगा, संसद के संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, आधारभूत स्वरूप सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इस उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया था? तो आपका केशवानंद भारती केस के दौरान किया गया था। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। सही है, मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता, ना ही उनको छीना जा सकता है। ठीक है, तो कम तो किया जा सकता है। तो आपका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो आपका न्यायिक व्याख्या, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को एक ऐतिहासिक घटना माना गया था? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता था, संविधान की आधारभूत संरचना जैसा कि उद्देशिका में निरूपित है परिवर्तित नहीं की जा सकती। सी वाला उत्तर सही है। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित मामलों को कालक्रम में सजाइए। तो मिनर्वा मिल्स वाला, गोलकनाथ वाला, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और केशवानंद भारती। तो देख लेते हैं,
गोलकनाथ वाला होता है 1967 में होता है। कब होता है? गोलकनाथ 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में, मिनर्वा मिल्स वाला 1980 में होता है। ठीक है, तो आप याद रखो कि मिनर्वा मिल्स 1980 में, राजनारायण वाला आपका 1975 में, और केशवानंद 1973 में, गोलकनाथ 1967 में केस हुआ था। अगला सवाल है, अगला सवाल, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद में नहीं है। तो ये कौन सा कहता है? तो आपका केशवानंद भारती केरल वाला कहता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये क्या था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट वाला सही उत्तर है। ठीक है, ये कहता था नहीं है ये यहाँ पर। यहाँ पर अगर बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। परंतु 1951 में संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रत्ययभोग संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय देते हुए स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों की बात संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती शंकरी प्रसाद वाले निर्णय पर दृढ़ रहा, परंतु 1967 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद में अपनी पूर्ववर्ती निश्चयों को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि संसद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। 6 न्यायाधीश बहुमत में थे, 5 अल्पमत में थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में किसमें नहीं थे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में नहीं थे, तो आपका कार्यपालिका विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में नहीं थे। क्या नहीं थे? तो कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता है, न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा। कह रहा है जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता है तो न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार क्या होगा? तो औचित्य आधार, जस्टिफिकेशन। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर आपका सही होगा, जस्टिफिकेशन होगा। जनहित याचिका के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सार रूप में कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामले में ला सकता है। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक से पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, और क्या है भाई? और भी पॉइंट दिए गए हैं आपके, और भी पॉइंट दिए गए। इसे सामाजिक अनुयोजन मुकदमा के रूप में भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट है डॉक्टर न्यायाधीश वी और कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती इसके प्रस्तावक थे। तो आपके चारों के चारों पॉइंट आपके सही होते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यायपालिका द्वारा दलित, निर्धन, पिछड़े, निरक्षर, अक्षम लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए उद्देश्य से अपने ऊपर लगे प्रतिबंध जिसमें वह तभी निर्णय करती थी जब वह वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की मांग करते थे, को हटा दिया। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को जनहित के मामले में सरल एवं सुगम बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय के किसी नागरिक से पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसे सामाजिक अनुयोजन मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामले ला सकता है। जनहितवाद को जस्टिस पीएन भगवती तथा वी.आर. कृष्णा अय्यर ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल पूछा गया, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत, आईपीएल नहीं, ठीक है, पीआईएल की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन सा था? तो आपका प्रधान न्यायाधीश पीएन भगवती हुआ करते थे। पीएन भगवती हुआ करते थे। जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा की गई। जनहित याचिका वह याचिका है जो कि जन या लोगों के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी तृतीय पक्ष जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, इस याचिका के जरिए न्यायालय की शपथ ले सकता है। जनहित याचिका की शुरुआत का मुख्य कारण न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। जनहित याचिका
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में दायर की जा सकती है। अगला सवाल आपका है, भारत में जनहित याचिका को न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी। औपचारिक रूप से सर्वप्रथम एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 के बाद में पी.आई.एल. को मान्यता प्राप्त हुई। दोनों तिथियों पर उपयुक्त विकल्पों में से कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं था। पी.एन. भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1985 से 1986। अच्छा, लेकिन लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। अच्छा, यूके में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो सामाजिक हित याचिका सही है, नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा सही है, अभिजात समाज को प्रतिनिधित्व देता है, ये गलत हो जाता है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ये भी आपका सही हो जाता है। तो 1, 2, 4 वाला उत्तर सही हो जाता है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, सी वाला उत्तर सही है। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? किसी में भी जाओ, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में कर सकते हो। डी वाला उत्तर सही है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। सी वाला उत्तर एकदम से सही है, लल्लन टॉप है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया का संबंध न्यायिक सक्रियता का संबंध है, तो जनहित मुकदमों से संबंधित है। दूसरा वाला उत्तर सही है। भारत में निम्नलिखित में से जनहितवाद के उद्देश्य में कौन नहीं है? तो सामाजिक न्याय का प्रदान ये तो है, लोक अपकार का विशुद्ध निवारण ये भी है, लोक उपहित का प्रचार ये गलत है। ठीक है, सी वाला गलत हो जाता है। अगला है सवाल पूछा गया कथन वाले हैं। ठीक है, कह पहला कथन है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर कह रहा है कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रायोजकों में से एक माने जाते हैं। तो आपका केवल दूसरा वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला सही है। और कृष्ण अय्यर आपके मुख्य न्यायाधीश थे, ये नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला केवल सही है। एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? तो ये आपका हो जाता है कौन सा? तो ये हो जाता है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर आपका सही है। दूसरा वाला उत्तर सही है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ का वाद जो आपका 1994 में को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 356 की समीक्षा करते हुए राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिनमें से यह फैसला यह भी था कि पंथ निरपेक्ष और संघवाद संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पर मैच कराना है। चलिए भाई मैच कराते हैं। मैच का सीधे चलते हैं इस पे। तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो निवारक अवरोध की प्रक्रिया। ठीक है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, तो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से विषय था ये। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास, तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, ये आपका चंपकम वाला है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। रोमेश थॉपर जो मद्रास वाला है, ये आपका स्वतंत्र भाषण पर रोक है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनी, तो आपका पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर से संबंधित है, सही है। विशाखा केस किससे संबंधित था? तो वुमेन मतलब विशाखा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये भी आपका सही है। मेनका गांधी वाला आपका आर्टिकल 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग, ये गलत है। तो बेला बनर्जी वाद पश्चिम बंगाल भूमि विवाद विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित था। अगला सवाल यहाँ पर इन्हें सही कालक्रम में सजाना है, तो सही कालक्रम में सजाइएगा। तो देखो, गोलकनाथ वाला 1967 में वाद होता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। केशवानंद भारती वाद 1973 में होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है।
अभी पीछे कहीं पढ़ रहे थे 24वां वाला, वहाँ पर भी पूछा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। गोलकनाथ वाला 1967 में होता है। केशवानंद 1973 में। 42वां वाला संविधान संशोधन 1976 में होता है। अगला, न्यायालय में पूछा गया है, आपका पूछा गया न्यायालय में क्षमा आवेदन करने से सुने जाने का अधिकार। नियम लोकस स्टैंडर्डाइज्ड रूल को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया है? तो ये आपका हो जाता है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के वाद में बनाया गया सुने जाने का अधिकार। ठीक है, सुने जाने का अधिकार जो है वो आपका एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में संबंधित है। अगला सवाल आपका पूछा गया है, किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया है? तो ये हो जाता है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जी जो है वो शिक्षा और जीवन को एक ही में मिलाती हैं, सम्मिलित करती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कब होता है? 1992 का ये है, 1992। किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अधिमत दिए जो केंद्र राज्य संबंधों से प्रत्याभूत संबंधित है? तो ये आपका एसआर मुंबई केस हो जाता है। एसआर मुंबई केस में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अधिमत दिए जो केंद्र राज्य संबंध से प्रत्यक्षता संबंधित है। किस एक में सही संबंधन है? किस एक में भैया सही संबंधन है? तो ये मेनका गांधी वाला विधि की न्यायोचित निष्पक्ष विधि कार्य विधि है। मिनर्वा मिल्स वाद 1956 का है। ठीक है, तो ये आपका इसमें कौन सा भाई साहब सही है? तीसरा वाला सही है। इंदिरा साहनी वाद आपका आरक्षण से संबंधित है और यही तो आपका पूछा गया था। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद जो है आरक्षण से संबंधित है। 1993 में इसी वाद के तहत उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27% को विधि सम्मत माना था। मिनर्वा मिल्स वाद संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है तथा मेनका गांधी वाद विधि की न्यायोचित निष्पक्ष और युक्त कार्य विधि से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ वाद सिक्किम विधानसभा में आरक्षण के मामले से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, तो सबसे बड़ी खंडपीठ थी केशवानंद भारती वाले में, दूसरी बड़ी थी गोलकनाथ केस 1967 का था। ठीक है, ओके। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के केस एक निर्णय में मृत्युदंड निर्णित करने के लिए विरलतम सिद्धांत को पहली बार अधिकथित किया गया था। तो ये हो जाता है आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 से ये संबंधित है। मृत्युदंड की संवैधानिकता को बनाए रखा था किंतु उसके दिए जाने में मनमानेपन को कम करने के लिए उसके लागू किए जाने को विरले मामले में विरलतम तथा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सीमित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकतम संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया था? तो ये हो जाता है, कौन इसमें संबंधित है? तो ये हो जाता है दानियाल लतीफी बनाम भारत संघ से संबंधित है। ठीक है, यही सभी देखो वाद इसमें पूछ लिए गए, ऐसा कोई छोटा नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अर्थ को इस प्रकार व्यापक बनाया है कि इनमें निम्नलिखित में से व्युत्पन्न अधिकार शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका भोजन तथा पर्याप्त जीविका का अधिकार ये शामिल नहीं किया गया। बाकी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्र वातावरण में जीने का अधिकार और भाई साहब स्वच्छ एवं सूचना का अधिकार शामिल किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। एसआर मुंबई वाले में तो यहाँ पर कह रहा है विधानसभा मुख्यमंत्री के समर्थकों की संख्या में अपने व्यक्तिनिष्ठ आकलन पर अपने प्रसादोपरांत जब विधानसभा ने मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव व्यक्त कर दिया हो, ये तो सही है। ठीक है, जब विधानसभा के बटल पर मंत्रिपरिषद का कोई अध्युपाय विफल कर दिया गया हो, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, जब विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाए, ये गलत है। ठीक है,
एसआर मुंबई बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। किसको? मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है जब विधानसभा ने मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव व्यक्त कर दिया हो और जब विधानसभा के पटल पर मंत्रिपरिषद का कोई अध्युपाय विफल कर दिया गया हो। अगला सवाल है, कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं? ओ भैया ठीक है, कौन है? एमबी शाह। ठीक है, एमबी शाह काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे। ये न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, जस्टिस। ओके, अगला सवाल भाई साहब पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में कौन सा सही है? तो ये है उच्चतम न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध, एएफटी के आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल सचा के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है। ओके, ए वाला उत्तर आपका सही माना जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कथन कारण वाला है। ठीक है, और कथन दिया गया है आपका, कौन सा दिया गया भाई साहब? कह रहा है कि संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में हुए न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। बिल्कुल सही बात है। फिर कारण कहता है भारत में न्यायिक निर्णयों ने संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या की है। तो ये भी सही है, दोनों व्याख्या भी इतना सही से ढन। संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में हुए न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का निर्णय भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हुआ है। आज पीआईएल के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। विदित है कि इस न्यायिक निर्णयों में संविधान के प्रावधानों की परिभाषा तथा व्यवस्था को आधार बनाया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कथन कारण वाला ये भी है। कथन दिया गया है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। हाँ तो है। ठीक है, तो इसमें आपका सही भाई साहब कौन सा है? तो ए वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, ए वाला गलत है। कौन सा गलत है? तो ये गलत कह रहा है कि केंद्रीय कानूनों में संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये गलत है। ठीक है, बात तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है तथा संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। अच्छा ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 ए के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध एवं अनुच्छेद 226 ए के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधित उपबंध किए गए थे। तथापि 43वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया था। स्पष्ट है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता नहीं रह गई है। ओके ठीक है। अगला सवाल आपका पूछा गया, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो ये होता है स्वामित्व स्वत्वाधिकार मुकदमा। ठीक है, टाइटल सूट करके, ये दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करेंगे और हमारा इस कंप्लीट हुआ। सुप्रीम कोर्ट भाई साहब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपका कौन सा, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना भाई वीडियो को, और सब्सक्राइब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर दोस्तों भाई शेयर वगैरह कुछ कर दिया करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।